पार्ट बार बार टूट रहा है, मशीन सही है, फिर भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही। आज हम एक रियल फैक्ट्री केस स्टडी देखने वाले हैं, पीबीटी पार्ट ब्रेकेज इन इंजेक्शन मोल्डिंग। इस वीडियो में मैं आपको पूरा 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। कैसे रूट कॉज मिला, क्या करेक्टिव एक्शन लिया गया और कैसे रिजेक्शन 8% से कम होकर लगभग 0 हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग की असली जर्नी। दोस्तों, आज हम 8D डिसिप्लिन को एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करके समझेंगे। पीबीटी पार्ट्स में ब्रेकेज की प्रॉब्लम एक आम प्रॉब्लम। आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए 8D को समझेंगे। दोस्तों, 8D को शुरू करने से पहले हम प्रॉब्लम बैकग्राउंड को समझते हैं। प्रोडक्ट हमने लिया है इलेक्ट्रिकल कनेक्टर हाउसिंग, जिसका मटेरियल पीबीटी है और प्रोसेस इंजेक्शन मोल्डिंग। और हमें एक कस्टमर कंप्लेंट मिली है कि पार्ट असेंबली के टाइम पर क्रैक हो रहा है। 8D में सबसे पहला स्टेप होता है D1, मतलब टीम फॉर्मेशन, टीम बनाना। क्योंकि कोई भी फैक्ट्री प्रॉब्लम एक अकेला इंसान सोल्व नहीं कर सकता। इस केस में हमने क्वालिटी इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, टूल रूम, मटेरियल इंजीनियर, ऑपरेटर को शामिल किया है। इसमें हम अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से भी शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, प्रॉब्लम को सही तरीके से डिफाइन करना। व्हाट, क्या हुआ? पार्ट ब्रेकेज हुआ। वेयर, कहाँ से हुआ? क्लिप एरिया पर हुआ। वहन, कहाँ हुआ? असेंबली के टाइम पर हुआ। कितना? लगभग 8% हुआ। दोस्तों, याद रखिए, अगर प्रॉब्लम क्लियर नहीं है तो सॉल्यूशन भी क्लियर नहीं होगा। तो 8D का सेकंड स्टेप, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। 8 डिसिप्लिन का नेक्स्ट स्टेप होता है कंटेनमेंट एक्शन, मतलब रिजेक्ट या सस्पेक्टेड मटेरियल को अलग करना। क्योंकि कस्टमर तक खराब पार्ट नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए यहाँ हमने तुरंत कंटेनमेंट एक्शन शुरू किया। सबसे पहले सस्पेक्टेड मटेरियल को अलग किया, क्वारंटाइन किया। इसके बाद 100% इंस्पेक्शन शुरू किया गया और कमजोर पार्ट्स को, जिसके ब्रेकेज होने की पॉसिबिलिटी है, को अलग किया। ओके पार्ट्स पर आइडेंटिफिकेशन का मार्क लगाया, जिससे पार्ट मिक्स ना हो और कंटेनमेंट एक्शन को एविडेंस मिले। इसके बाद हम चाहे तो टेम्परेरी असेंबली फोर्स को हम कम कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर कंसेंट के साथ। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा कंटेनमेंट एक्शन, जिससे कस्टमर या हमारी इंटरनल लाइन को कंटिन्यू करने में हेल्प मिलती है। दोस्तों, 8 डिसिप्लिन का नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रूट कॉज एनालिसिस, मतलब रिजेक्शन के असली कारण को सर्च करना। यहाँ हमने रूट कॉज एनालिसिस के लिए फिशबोन डायग्राम या इशिकावा डायग्राम का इस्तेमाल किया है, ताकि सभी पॉसिबल कॉज को एक साथ समझा जा सके। फिशबोन डायग्राम को फिशबोन डायग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शेप बिल्कुल मछली के कंकाल या स्केलेटन जैसी होती है। इसमें एक मेन लाइन होती है, जिसे स्पाइन, और उससे निकली हुई तिरछी लाइनें होती हैं जो बूंद जैसी। इसको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं। दोस्तों, फिशबोन डायग्राम को कैसे बनाते हैं? सबसे पहले राइट साइड फिश के हेड पर प्रॉब्लम लिखो। हमारे एग्जांपल में जैसे पार्ट ब्रेकेज। लेफ्ट से राइट एक सीधी लाइन फिश का बैकबोन बनाओ। बैकबोन से निकली हुई साइड लाइन, साइड मतलब बोन्स बनाओ। और इस बोन पर मेन कैटेगरीज जैसे मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट, एनवायरनमेंट यानी कि मदर नेचर ऐड करो। हर कैटेगरी के नीचे पॉसिबल रूट कॉजेज लिखो। एग्जांपल, मैन, ट्रेनिंग नहीं है। मशीन, मेंटेनेंस का इशू है। मटेरियल, लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल है। मेथड, प्रोसेस पैरामीटर सेट नहीं है। मेजरमेंट मिस है या रॉन्ग इंस्पेक्शन है। मदर नेचर, कोई इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू है। इसके बाद अपनी CFD टीम, जो हमने D1 स्टेप पर बनाई है, से डिस्कस करके
हम पॉसिबल कोज को वैलिडेट करते हैं। एग्जाम्पल में सबसे आगे है हमारी प्रॉब्लम पार्ट ब्रेकेज, और पीछे की तरफ हमने अलग अलग कैटेगरी बनाई, मशीन, मटेरियल, मेथड, मैन, मेजरमेंट और मदर नेचर। मशीन साइड पर हमने देखा क्या इंजेक्शन प्रेशर ज़्यादा है या कूलिंग सही नहीं है। मटेरियल में मॉइस्चर है या ड्राइंग सही नहीं हुई है। मेथड में देखा प्रोसेस पैरामीटर सही सेट किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। मोल्ड और डिजाइन में हमने चेक किया क्या कॉर्नर शार्प हैं या स्ट्रेस कंसंट्रेशन तो नहीं बन रहा। मदर नेचर यानी इन्वायरमेंट में हमने चेक किया ह्यूमिडिटी और स्टोरेज कंडीशन तो ठीक है, कहीं हमारा मटेरियल ऐसी जगह तो स्टोरेज नहीं है जहां मॉइस्चर आ रहा हो। लेकिन याद रखिए फिशबोन सिर्फ पॉसिबल कोज दिखाता है, जरूरी नहीं है कि फिशबोन पर मेंशन हर पॉसिबल कोज ही रूट कोज हो। हर कोज को ट्रायल और डाटा से वैलिडेट करना जरूरी होता है। अगली स्लाइड में हम समझेंगे कि डाटा को कैसे वैलिडेट करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने फिशबोन एनालिसिस से पॉसिबल कोज आइडेंटिफाई कर लिए थे, लेकिन 8D में सिर्फ कोज ढूंढना एनफ नहीं होता, उसे वैलिडेट करना भी जरूरी है। कोज वैलिडेशन का मतलब है डेटा, ट्रायल और ऑब्जर्वेशन से कंफर्म करना कि यही एक्चुअल कोज है या नहीं। हमारा एग्जाम्पल पार्ट ब्रेकेज में सबसे पहले हमने मेटेरियल मॉइस्चर को चेक किया। ट्रायल में पता लगा कि ड्राइंग प्रॉपर नहीं थी और मॉइस्चर लेवल भी हाई था, मतलब कि ये कोज वैलिड था। फिर हमने इंजेक्शन प्रेशर कम करके ट्रायल किया और ब्रेकेज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया। इसका मतलब हुआ दूसरा कोज भी हमारा वैलिड था। ऑपरेटर एरर को भी चेक किया गया, लेकिन हमने देखा ऑपरेटर चेंज करने से या अलग अलग शिफ्टों में जहां ऑपरेटर अलग अलग हैं सब में सेम इशू था, इसलिए इस कोज को वैलिड नहीं माना गया। दोस्तों, वैलिडेशन के बाद ही पॉसिबल कोज फिल्टर होकर रियल रूट कोज सामने आता है, याद रखें। दोस्तों, अब हम आते हैं वाई एनालिसिस पर। इसका पर्पज है प्रॉब्लम की असली जड़ तक पहुंचना। बहुत बार हम पहली वजह देखकर ही रुक जाते हैं, लेकिन 8D में हम बार बार वाई क्यों पूछते हैं जब तक कि असली रूट कोज सामने ना आ जाए, जब तक हम वाई पूछते रहते हैं। हमारे एग्जाम्पल में प्रॉब्लम क्या थी? पार्ट ब्रेकेज। पहला वाई, पार्ट क्यों टूट रहा है? क्योंकि मटेरियल ब्रिटल हो रहा था। दूसरा वाई, मटेरियल ब्रिटल क्यों हुआ? हमारे पार्ट के अंदर इंटरनल स्ट्रेस बन रहा था। तीसरा वाई, इंटरनल स्ट्रेस क्यों बना? आंसर, क्योंकि इंजेक्शन प्रेशर ज़्यादा था। चौथा वाई, इंजेक्शन प्रेशर ज़्यादा क्यों था? आंसर, क्योंकि पैरामीटर पुराने जॉब से कॉपी कर लिए गए थे, प्रेशर ऑप्टिमाइज नहीं किया गया था। पांचवा वाई, प्रेशर ऑप्टिमाइज क्यों नहीं हुआ? आंसर, क्योंकि प्रोसेस चेंज के बाद स्टैंडर्ड चेक नहीं किया गया था। यही हमें रियल रूट कोज मिला। प्रोसेस वैलिडेशन मिसिंग थी और प्रेशर को ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया गया था। वाई एनालिसिस हमें सिम्टम नहीं बल्कि सिस्टम लेवल प्रॉब्लम दिखाता है। अब जब रूट कोज क्लियर हो गया तो अगला स्टेप है परमानेंट करेक्टिव एक्शन। दोस्तों, अब तक हमने रूट कॉज आइडेंटिफाई और वैलिडेट कर लिया था। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, डिसिप्लिन नंबर 5, परमानेंट करेक्टिव एक्शन। परमानेंट करेक्टिव एक्शन का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे, सिर्फ टेम्परेरी कंट्रोल नहीं। हमारे एग्जाम्पल पार्ट ब्रेकेज में सबसे पहले मटेरियल ड्राइंग कंडीशन इम्प्रूव की गई, पीबीटी का ड्राइंग टाइम और टेम्परेचर स्टैंडर्ड किया गया। इसके बाद इंजेक्शन प्रेशर को भी ऑप्टिमाइज किया गया ताकि पार्ट के अंदर इंटरनल स्ट्रेस ना बने। कूलिंग टाइम भी एडजस्ट किया गया जिससे श्रिंकेज यूनिफॉर्म हो सके।
और डिजाइन साइड पर कॉर्नर रेडियस इंप्रूव की गई ताकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो जाए। दोस्तों, इन एक्शन का पर्पस होना चाहिए रूट कॉज को एलिमिनेट करना, हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना, ना कि सिर्फ सिम्टम्स को हाइड करना। करेक्टिव एक्शन इफेक्टिव तभी माना जाता है जब प्रॉब्लम परमानेंटली क्लोज हो जाए। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या ये करेक्टिव एक्शन जो हमने लिए हैं इफेक्टिव हैं, सच में काम कर रहे हैं या नहीं। ये कैसे पता करेंगे? ये हमें पता लगेगा वैलिडेशन के रिजल्ट्स को देखने पर। चलिए वैलिडेशन रिजल्ट्स को देखते हैं। अब तक हमने परमानेंट करेक्टिव एक्शन डिफाइन कर लिए थे। अब हमारा अगला स्टेप है इन्हें इम्प्लीमेंट करना और वैलिडेट करना। इम्प्लीमेंट का मतलब है जो सॉल्यूशन डिसाइड किया गया है उसे एक्चुअल प्रोडक्शन में लागू करना। और वैलिडेशन का क्या मतलब है? वैलिडेशन का मतलब है डेटा और रिजल्ट से कंफर्म करना कि प्रॉब्लम सच में खत्म हुई है या नहीं। हमारा एग्जाम्पल पार्ट ब्रेकेज में सबसे पहले नए पैरामीटर्स प्रोडक्शन मशीन पर अप्लाई किए गए, मटेरियल ड्राइंग एसओपी फॉलो की गई और इंजेक्शन प्रेशर ऑप्टिमाइज करके हमने ट्रायल रन किया। ट्रायल के बाद पार्ट की असेंबली भी टेस्ट की गई और ब्रेकेज डेटा को रिकॉर्ड किया गया। रिजल्ट्स में हमने पाया ब्रेकेज 8% से घटकर लगभग 0.8% रह गई, यानी कि जो करेक्टिव एक्शन हमने लिया था वो इफेक्टिव है। दोस्तों, वैलिडेशन बिना डेटा के कंप्लीट नहीं होती और डेटा नंबर्स ही बताते हैं कि इंप्रूवमेंट रियल है या नहीं। दोस्तों, डिसिप्लिन 6 में हमने करेक्टिव एक्शन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट और वैलिडेट कर लिया था, लेकिन 8D का गोल सिर्फ प्रॉब्लम सोल्व करना नहीं बल्कि उसे दोबारा होने से रोकना भी है। प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब है ऐसा सिस्टम बनाना जिससे सेम प्रॉब्लम फ्यूचर में रिपीट ही ना हो। हमारे एग्जाम्पल पार्ट ब्रेकेज में सबसे पहले हमने प्रोसेस पैरामीटर को स्टैंडर्ड किया और उसको लॉग किया और उसके बाद हमने अप्रूव्ड पैरामीटर शीट बनाई गई जिसके अकॉर्डिंग हमें प्रोसेस सेट करना है। मटेरियल ड्राइंग के लिए क्लियर एसओपी डिफाइन की, ओके इंट्रोड्यूस किया ताकि हर बार सेम कंडीशन फॉलो हो और सेटअप के दौरान चेकलिस्ट मैंडेटरी की गई, ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दी गई, फर्स्ट पीस अप्रूवल, असेंबली टेस्ट और रेगुलर मॉनिटरिंग सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट किया गया। दोस्तों, प्रिवेंटिव एक्शन प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करता बल्कि सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्तों, अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। क्या है इस हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट का मतलब? हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट का मतलब है जो लर्निंग और सॉल्यूशन हमने इस प्रॉब्लम से सीखी उसे सिर्फ एक मशीन या प्रोडक्ट तक सीमित ना रखें, यानी सेम टाइप की प्रोसेसेस, मशीन और प्रोडक्ट को भी चेक करें ताकि फ्यूचर में कहीं और वही प्रॉब्लम रिपीट ना हो। हमारे एग्जाम्पल पार्ट ब्रेकेज में हमने बाकी सभी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की भी रिव्यू की, मटेरियल ड्राइंग कंडीशन, प्रोसेस पैरामीटर और सेटअप मेथड को सभी प्रोडक्ट के लिए वेरीफाई किया। जहां जरूरत थी वहां सेम करेक्टिव एक्शन लागू किया। दोस्तों, एक प्रॉब्लम से मिली लर्निंग एक पूरी फैक्ट्री इंप्रूवमेंट का कारण बन सकती है। यही हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट का पर्पस भी है। रूट को सोल्व करना अगर एक अचीवमेंट है तो हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी और क्वालिटी की तरफ हमारे प्रोमिस को शो करता है। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे 8D के आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप डिसिप्लिन 8। डिसिप्लिन 8 का मतलब है टीम रिकग्निशन और क्लोजर, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक व्यक्ति का काम नहीं होता, ये हमेशा पूरी टीम की मेहनत का रिजल्ट होता है। इस प्रोजेक्ट में क्वालिटी, प्रोडक्शन, टूल रूम, ऑपरेटर सभी ने मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व की।
टीम कोलेब्रेशन की वजह से रूट कॉज मिला और परमानेंट सॉल्यूशन पॉसिबल हुआ। दोस्तों, जब टीम को एप्रिसिएशन मिलता है तो फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मोटिवेशन और ओनरशिप दोनों बढ़ते हैं। दोस्तों, 8D अप्रोच के इस एग्जाम्पल में हमने प्रॉब्लम को न सिर्फ फिक्स किया बल्कि प्रोसेस को भी मजबूत बनाया। यही है 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग की रियल पावर। सिस्टमैटिक अप्रोच, टीम वर्क और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या क्वालिटी से जुड़े हैं तो ऐसे रियल फैक्ट्री केस स्टडी के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।